Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today Daily Current Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि इंटरनेशनल इशू और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो वी कैन वेरी वेल प्लेस दिस इशू इन जीएस पेपर 2. इसमें हेल्थ का पर्सपेक्टिव भी आ जाता है और इंटरनेशनल इश्यूज भी आ जाते हैं. एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट WHO's ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन. हेल्थ एंड माइग्रेशन को लेकर WHO का ग्लोबल एविडेंस रिव्यू रिपोर्ट आ चुकी है. तो यहाँ पे हेल्थ वाले टॉपिक के साथ जुड़ जाएगा और माइग्रेशन का जो इशू है वो इंटरनेशनल इश्यूज में एक रेलिवेंट टॉपिक है. सो दिस इज़ द फोर्थ रिपोर्ट ऑफ WHO. दिस इज़ द फोर्थ रिपोर्ट जहाँ पे हमारे पास ग्लोबल एविडेंस रिव्यू आया है ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन. सबसे पहले इस रिपोर्ट्स में मेजर हाईलाइट क्या किया गया है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, एविडेंसेस हैं जिनको रिव्यू यहाँ पे किया गया है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. The first one is the issue of antimicrobial resistance. Now, especially क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ रिव्यू है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन के फोकस में किया गया है, तो ये देखा गया है कि रिफ्यूजीज़ और जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है पर्टिकुलरली दे आर मोर वल्नरेबल टू द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं एंड द रीज़न इज़ दैट दे हैव पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, जिस वजह से इन्फेक्शंस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है. सो द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, दे आर हेट्रोजीनियस. नाउ हर एक रीजन में अलग अलग नीड्स हैं एंड दिस डिपेंड्स हेविली ऑन द होस्ट कंट्रीज कैपेसिटी. जिस कंट्री में वो रिफ्यूजीज़ गए हैं या फिर जिस कंट्री में माइग्रेशन हो रही है उस कंट्री के हिसाब से जो हेल्थ केयर नीड्स हैं वो वेरी करती हैं. बट याद रखेंगे कि रिफ्यूजीज़ और माइग्रेंट पॉपुलेशन दे आर मोर वल्नरेबल टू द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डाटाज देखें तो देखा गया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से 1.27 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है इन एवरी ईयर. हर साल 1.27 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. और यहाँ पे अगर हम देखें तो थ्रू आउट दिस सेंचुरी इंटरनेशनल रिफ्यूजीज़ की पॉपुलेशन बढ़ी है, माइग्रेंट पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है. डाटास अगर हम देखें तो 2020 में इट अकाउंटेड फॉर 281 मिलियन और वी कैन से दैट 3.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजीज़ एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन. And these are the group which are more vulnerable to antimicrobial resistance. So they are directly proportional. जो नंबर बढ़ रहे हैं they are directly proportional to each other. Now why this is happening? Why there is more antimicrobial resistance? अब इसका जो प्राइमरी कॉज देखो, अगर किसी भी ड्रग का यूज़ प्रोलॉन्ग्ड होता है तो धीरे धीरे जो बॉडी है उस ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है. बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इट. हम कहते हैं हम ये दवाई लगातार खा रहे हैं, अब ये दवाई असर करना बंद कर चुकी है. सो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अनएविटेबल. अगर कोई एंटीमाइक्रोबियल है उसका मिसयूज़ होगा, ओवर यूज़ होगा, सो द प्रोग्रेशन, द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंडीशन विल डेवलप, इंक्रीज रादर. एंड दिस इज़ नॉट ओनली द इंडिकेटर ऑन द राइज. इसके यहाँ पे अब हम माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं. माइग्रेंट्स का स्पेसिफिक अगर हम कॉज देखें तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पे रिफ्यूजीज़ या माइग्रेंट्स रहते हैं और उन कंडीशंस की वजह से वो अपने कंट्री को छोड़कर आए हैं. दे हैव लेफ्ट द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड दे केम डाउन टू अ न्यू कंट्री विच इज़ देयर डेस्टिनेशन कंट्री. एंड इससे भी इन्फेक्शंस का जो रेट है वो इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ एक तो है इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ता है, ऊपर से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं. देयर आर बैरियर्स टू द हेल्थ केयर एक्सेस.
and therefore there is this migrant specific cause for the development of the antimicrobial resistance. उसके अलावा भी हमारे पास कुछ और ऐसे बैरियर्स हैं. एक तो ये है कि जब किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, सो देयर इज़ अ लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर दिस. जहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं, जहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, सो दे हैव अ लिमिटेड हेल्थ सर्विसेज देयर. या फिर हेल्थ केयर काफ़ी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, तो वो उन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. कितनी देर तक लेनी है, कब बंद करनी है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन भी इनएप्रोप्रिएट है. प्लस देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसलेटेड मटेरियल. जो इंटरप्रिटेशन सर्विसेज हैं वो यहाँ पे हमारे पास कम है. तो कोई रिफ्यूजी आया है, किसी और कंट्री से आया है, वो बात किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं एंड डॉक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को समझ नहीं पा रही है, तो यहाँ से भी हमारे पास एक बड़ा बैरियर आता है टू द हेल्थ फैसिलिटीज़. So these are some of the important barriers when it comes to assessing and using antibiotics across the world. And जिसकी वजह से एक unsafe means को refugees and especially migrant population अपनाती है, and that to meet their healthcare needs and that lead to antimicrobial resistance. अब evidence review है ये. तो evidence जो यहाँ पे लिया गया है that is done on 4 major indicators. Healthcare access का देखा गया है. उसके बाद जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका अप्रोप्रिएट यूज़ किस तरह हो रहा है, कुछ जो ड्रग दिए गए हैं, जो एंटीमाइक्रोबियल्स दिए गए हैं, उनका यूज़ कैसे हो रहा है. what kind of barrier is there to the access, what is the barrier there to use the health facilities, what are the various interventions that has been taken to improve the access and the use of the healthcare services for the migrants and the refugee population. And when we look at this data, तो जब हम एक्सेस और अप्रोप्रिएट यूज़ की बात करते हैं तो इसका डाटा तो थोड़ा स्कार्स ही है. एंड दिस मेनली कम्स फ्रॉम द हाई इनकम कंट्रीज़, एंड जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो ये नॉन एग्जिस्टेंट तौर पे ही है. तो इन एविडेंसेस को देखते हुए ये रिपोर्ट तय की गई है. अब एक चीज़ देखें, हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने की है और मेजर इसमें क्या बात हुई है. मेजर हाईलाइट्स तो इसमें एक ही हाईलाइट है क्या, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. और ये क्या कह रहा है कि माइग्रेंट और जो रिफ्यूजी पॉपुलेशंस हैं दे आर मोर प्रोन टू इट, दे आर मोर वल्नरेबल. हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर वीक या आफ्टर एवरी अदर वीक हेल्थ सेक्शन में हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि जब हम हेल्थ पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है. सो एक बार एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है इसे भी समझ लेते हैं. डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO, AMR, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कोई बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में, कोई वायरस है, कोई पैरासाइट है, दिस इज़ देयर एबिलिटी टू स्टॉप एन एंटीमाइक्रोबियल फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट. बैक्टीरिया था, उसको किल करने के लिए आपने एंटीबायोटिक खाई. अब वो एंटीबायोटिक जाकर क्या करेगी, इट विल किल द एंटीमाइक्रोबियल, इट विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऐसी एबिलिटी डेवलप कर ली कि वो एंटीमाइक्रोबियल को उनके अगेंस्ट वर्क ही नहीं होने देगी. एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही. वायरल डिजीज़ थी, एंटीवायरल खाई, लेकिन वायरस कहता कि भाई मैंने तो अपने आप को चेंज कर लिया है, अब ये जो ड्रग है ये मुझे ख़त्म नहीं कर सकता. आपने एंटी मलेरियल ड्रग्स खाए, वो नहीं असर कर रहे. तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे स्टॉप एन एंटीमाइक्रोबियल फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट देम, दिस इज कॉल्ड एज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ऑपरेशन है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है. इन्फेक्शन परसिस्ट करती है और स्प्रेड करती रहती है. इंडिया में भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है. इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं. पहली चीज़ तो ये है कि जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं विच आर आर लास्ट रिजॉर्ट, उनका यूज़ इनएप्रोप्रिएट तरीके से होता है बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस. हम देखते हैं कि देर इज़ ऑल्सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स. जो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है, छोटे स्पेक्ट्रम, एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जो हैं
स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं, वो छोड़कर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। तो जो कुछ नहीं भी कह रहा वायरस, जो कुछ नहीं भी कह रहा बैक्टीरिया, वो कहता है अच्छा ये वाली दवाई खाई थी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी मुझे तुमने मार दिया। दे विल डेवलप एन एबिलिटी कि अब वो दवाई उनके ऊपर असर ही नहीं कर रही है। तो पहली चीज़ क्या है कि जो एंटीबायोटिक कंजम्पशन है उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कंजम्पशन ज़्यादा है। फिर सोशल फैक्टर भी है, जनरल पब्लिक में एंटीबायोटिक का यूज़ ही बहुत इनअप्रोप्रिएट है, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इंस्टेड कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं क्या प्रॉब्लम है, खुद ही कह लेते हैं कि भाई अच्छा बुखार हो गया, जुकाम हो गया, चलो 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कर लो, 5 दिन का कोर्स कर लो, बीच में कभी भी खा लो। डॉक्टर में परसीव दैट दे आर कंपेल्ड टू गिव एंटीबायोटिक्स बिकॉज पेशेंट इसी आइडिया के साथ आता है कि भाई मुझे अगर ये तकलीफ़ है, मुझे अगर कुछ है तो मुझे एंटीबायोटिक का कोर्स दो, उससे क्विकली रिलीफ मिल जाएगा, तो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लस देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन डॉक्टर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर है, फार्मासिस्ट के ऊपर प्रेशर है कि वो नई नई एंटीबायोटिक्स को यूज़ करें। एक और बड़ी चीज़ ये है कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो एनिमल्स हैं, फूड एनिमल्स जो हैं, पोल्ट्री है, इनमें भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है वो बढ़ गया है। कैटल, जहाँ से आप दूध ले रहे हैं, कैटल में एंटीबायोटिक्स लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ से वो आपकी फूड चेन में आ रहे हैं और आपने एंटीबायोटिक खाई भी नहीं, लेकिन मिल्क के थ्रू वो आपकी बॉडी में जा चुकी है। एंड देन देयर इज़ पुअर सैनिटेशन एज वेल। जो सीवेज डिस्पोजल है वो अनट्रीटेड वे में होता है, समटाइम्स इट गोज़ टू द रिसीविंग वाटर बॉडीज़, जिससे कि जो रिवर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेशन हो जाती है विद दीज एंटीबायोटिक रेजिड्यूज, एंटीबायोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिससे कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देयर आर मेनी, व्हेन यू लुक एट द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, द चैलेंजेस विच आर पोज्ड बाय इट इज़ वेरी ग्रेट। क्योंकि कहाँ तो एक एंटीबायोटिक को यूज़ करके इन्फेक्शियस डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ करते, कैंसर कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं, लेकिन अब क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई है तो ड्रग्स की चॉइस लिमिट हो गई है। इट ऑल्सो कॉजेज आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, स्पेशली ऑन द मेडिसिन। अब जो तो यूजुअल मेडिसिन थी वो तो वर्क नहीं कर रही हैं, अब आउट ऑफ द ऑर्डर मेडिसिन पे जाना पड़ेगा, हाई ऑर्डर ड्रग्स पे जाना पड़ेगा, सेकेंड लाइन ऑफ एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स पर जाना पड़ेगा, जिससे कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। इवन जो नियोनेट्स हैं, जो एल्डरली हैं, बिल्कुल नियोनेट्स, न्यूबॉर्न बेबी एंड द एल्डरली बोथ आर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड दे आर मोर वल्नरेबल टू दिस। इंडिया में इसे लेकर काफ़ी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो ताकि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स की सेल बंद हो जाए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल स्टोर्स को कुछ 24 ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका जो सेलिंग है उसे सेल जो है उसे बंद की है विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। देयर 24 एंटीबायोटिक्स जो कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप काउंटर से खरीद नहीं सकते, यू नीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट। इसके अलावा हमारा इंडियाज़ रेड लाइन कैंपेन है। इट सेज दैट दे शुड बी प्रिस्क्रिप्शन ओनली एंटीबायोटिक्स। जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली एंटीबायोटिक्स है उनके ऊपर रेड लाइन मार्क किया जाए ताकि ओवर द काउंटर सेल जो है वो डिस्करेज हो जाए। मतलब बात तो वही है कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको ओवर द काउंटर सेल नहीं करेंगे, तो रेड लाइन कैंपेन में क्या बोला कि उनके पैकेट्स के ऊपर रेड लाइन लगा दो ताकि ये और ज़्यादा डिस्करेज हो जाए। फिर हमारे पास नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 में, उसमें भी ये कहा गया कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है दिस इज़ वन ऑफ द की हेल्थ केयर इशू एंड इट prioritizes the development of guidelines when it comes to the use of antibiotics. And now we need to check, we need to restrict the growth of antibiotics. We also have National Action Plan on the Antimicrobial Resistance 2017 में आया है, जिसमें मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसमें हेल्थ सेक्टर भी है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, लाइफ स्टॉक, सब इकट्ठे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि जो प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज किया जा सके, जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसे चेंज किया जा सके, ताकि जो इन्फेक्शन जो फैल रही है उसे कंट्रोल कर सके और जो एंटी माइक्रोबियल हमारी रेजिस्टेंस है उसका भी सर्वेलेंस कर पाए। एंड फसाई में भी गाइडलाइन सेट की हैं कि जो एंटीबायोटिक्स फूड प्रोडक्ट्स में होती हैं, फिश, हनी, योरा, मिल्क, इसे लिमिट किया जाए।
सो टिल नाउ देयर आर 2 मेजर पॉसिबल सॉल्यूशंस। किस तरह एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इसमें से हम डील कर सकते हैं। पहला ये, न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी करो, इससे पहले कि जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं इनसे भी रेजिस्टेंस आ जाए और अवेलेबल एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी प्रूडेंट हो जाए। वी नीड टू डेवलप न्यू ड्रग्स, जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है, होगा कि नहीं होगा। अगर न्यू एंटीबायोटिक्स डेवलप करेंगे तो इट कैन एक्सीड $1 बिलियन। सेकेंड सोल्यूशन है दैट वी यूज़ व्हाट इज़ अवेलेबल। जो हमारे अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं उनको ही केयरफुली यूज़ कर लो, उनको ही एफिशिएंटली यूज़ कर लो एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो सेकेंड वाला सोल्यूशन सस्ता है, अच्छा है। So maintaining the ability to treat the serious infection, it requires a balance between the equitable access and appropriate use of your existing and the new antimicrobial medicines for all, right? So this was about this WHO's report, the Global Evidence on Health and Migration. Moving ahead, next हमारा आर्टिकल जो है ये टूरिज्म पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आप इसे इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं, इसलिए GS पेपर 3 में आपके काम आएगा। दिस इज़ धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022। तो रिसेंटली धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 रिलीज़ की गई है। इट्स बेसिकली 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई टूरिज्म पे, जिसके बाद धर्मशाला डिक्लेरेशन आई है। अब धर्मशाला, आपने कहाँ घूमने जाना है? धर्मशाला घूमने जाना है, याद रखना है धर्मशाला डिक्लेरेशन टूरिज्म के ऊपर है। यहाँ पे क्या किया गया है, सेंटर ने एक एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया है जिससे कि इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है उसे बूस्ट किया जाए। इस प्लान का एक एम है कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर था उसे प्री पैंडमिक लेवल तक, कोविड-19 आने से पहले तक जो प्री पैंडमिक लेवल था उसे हमें दोबारा अचीव करना है, उसकी रिकवरी करनी है बाय 2024। एंड इसकी $250 बिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए टू द GDP बाय 2030 and to make India the world leader in tourism by 2047। ये कुछ एम्बिशियस प्लान्स टूरिज्म सेक्टर के लिए सेटअप किए गए हैं, जिसमें कि धर्मशाला डिक्लेरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। धर्मशाला डिक्लेरेशन में कहा गया है कि एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू गोल सेट किया गया है दैट 2047 तक टूरिज्म सेक्टर $1 ट्रिलियन जनरेट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट, एंड 2047 इज द ईयर व्हेन आवर कंट्री विल टर्न 100, राइट? ओके, इसके साथ साथ टूरिज्म क्लब्स बनाए जाएंगे। यूनियन टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेट्स अपने अपने वॉर फुटिंग के साथ काम करेंगे और अपनी अपनी स्टेट्स में टूरिज्म क्लब्स बनाएंगे। प्रपोजल ये है कि युवा टूरिज्म क्लब्स बनाए जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। इसी में PM गति शक्ति इनिशिएटिव को भी यूज़ किया जाए। यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का क्या पोटेंशियल है। अभी अगस्त का अगर देखा जाए तो 1.42 करोड़ टूरिस्ट विजिटेड देयर, जिसमें 11,000 फॉरेनर्स थे। सो फोकस ये है कि डेस्टिनेशंस जो हैं इवन बियॉन्ड श्रीनगर एंड गुलमार्ग, उनको प्रमोट किया जाए। एंड इसके लिए 75 ऑफ बीट साइट्स जो हैं उनको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है, जहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। वैली को, कश्मीर वैली को आइडियल फिल्म डेस्टिनेशन बनाया जाए, वहाँ पे शूटिंग करवाई जाए। ऐसी फिल्म्स जो कि यहाँ पे शॉट हो रही हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं। वेस्ट बंगाल को मेडिकल टूरिज्म की स्टेट में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अलॉन्ग विद मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एज वेल। अब क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, दुर्गा पूजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो दुर्गा पूजा के दौरान काफ़ी फॉरेन ट्रैवलर्स को हम यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने कहा कि वी आर अ डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। 40% इंडिया में जितना मेडिकल टूरिस्ट आता है दे गो टू तमिलनाडु। मिडिल ईस्ट से, UK, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान rather, people come here for treatments। एंड जो रिकवरी है जो हमने प्री पैंडमिक लेवल तक अचीव करनी है, दैट इज़ बाय 2024। एक बार अगर फॉरेन ट्रैवलर्स आने शुरू हो जाते हैं, हालांकि देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और गोवा, यहाँ पे ऑलरेडी फॉरेन ट्रैवलर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। फॉरेन टूरिस्ट जब आते हैं तो मेनली इंडिया में गल्फ कंट्रीज़, US, UK, जर्मनी, ये मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, और ये ट्रेंड अभी तक उतना चेंज नहीं हुआ है।
हालांकि नंबर डिक्रीज हो चुका है। एंड नाउ इसकी वजह से सेंटर ने कुछ वीज़ा रिफॉर्म्स भी किए हैं, जिससे कि जो इमिग्रेशन है उसे और विजिटर फ्रेंडली बनाया गया है। तो यहाँ से हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है वो तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। आप उसे रिवाइज करेंगे, what is the role of tourism sector, what is the role and importance of it, वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में टूरिज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया का इवन जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ना, इसमें भी टूरिज्म एक इंटेग्रल पिलर है। एंड इंडिया में ट्रैवल और टूरिज्म इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। 12.75% पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दिस, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं पे होटल्स बन रहे हैं, कहीं पे रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, कहीं पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आ रही हैं, कहीं पे उसकी वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ रही हैं। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल इफ यू टॉक अबाउट टूरिज्म। हमारे पास 2000 से ज़्यादा बीचेस हैं, 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 668 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। इनको यूज़ करते हैं, टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ाते हैं। We also have this travel tourism competitive index. इसमें इंडिया का रैंक 54 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, यहाँ पे इसको मार्क कर लो। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वी हैव 54th रैंक एंड दिस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देयर सो मेनी प्रोजेक्शंस कि हम टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में अच्छा करें। मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, ज्वेलरी मार्केट, रिलीजियस टूरिज्म, और भी कोई और अगर नीश है, उन सभी एरियाज़ को हमें डेवलप करना होगा, क्योंकि इंडिया हैज़ जेम्स, ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट्स, दे वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट। मेडिकल टूरिज्म है, वी हैव वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारा लैंडस्केप इतना अच्छा है, वी हैव नेचुरल ब्यूटी, लेबर फोर्स यहाँ पे है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। तो टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देने की ज़रूरत है। इसको लेकर इवन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसको प्रसाद स्कीम कहते हैं, जिसमें जो पिलग्रिम साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है ताकि रिलीजियस टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो सके। देन वी ऑल्सो हैव एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सरदार पटेल की 140th बर्थ एनिवर्सरी पे अनाउंस किया गया था, ताकि स्टेट्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो इम्प्रूव हों और इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी स्ट्रेंथन अप हो। इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वी हैव भारत देखो अपना देश इनिशिएटिव। अपना देश तो देखो। देन अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट्स और यूटीज़ का कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसमें जो टूरिस्ट एम्यूनिटीज़ हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। इसमें नॉर्थ ईस्ट में इको टूरिज्म, हेरिटेज, बिजनेस, कल्चर, इसे बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। हम जैसे कि मैंने कहा पहले, गति शक्ति मास्टर प्लान से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। लेट्स डेवलप अ होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी भी स्कीम्स हैं, भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, पोर्टलैंड, एवरीथिंग, इकोनॉमिक जोन्स हमें बनाने होंगे। कहीं टेक्सटाइल क्लस्टर है, कहीं पे फार्मास्यूटिकल क्लस्टर है, कहीं पे डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। इन सबको हमें इम्प्रूव करना होगा, इनकी आपस की कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, ताकि इंडियन बिजनेसेस भी और कॉम्पिटिटिव बन सकें। इनकी वजह से भी हमारे पास जो टूरिज़्म है वो इंक्रीज़ होगा। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।